हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो बात करी थी वो थी एडवर्ब को लेकर। तो आज हम जो क्लास में करेंगे वो है एडवर्ब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एडवर्ब्स क्या होती हैं, किस तरीके से इनका यूज़ होता है, और ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। देखिए, एडवर्ब में आगे क्वेश्चंस बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ जो हम हर बार की तरह करते हैं। व्हाट इज एडवर्ब्स? देखिए, जैसे एडजेक्टिव्स लिखा था ऐसे ही एडवर्ब्स हो गया, यानी ये किसी ना किसी चीज के लिए कॉम्प्लीमेंट के तौर पे उपयोग में लाए जाएंगे। राइट, एडवर्ब्स। अब अगर मैं एडवर्ब की बात करूं, जैसे हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मुख्यतः इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या हमने पढ़ा? हमने अभी तक जो पढ़ा वो पढ़ा हमने नाउन, फिर प्रोनाउन, उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, देन उसके बाद पढ़ा हमने वर्ब। अब पढ़ रहे हैं हम एडवर्ब्स। राइट। पहले इन पांचों को आप समझिए। देखिए, नाउन का काम क्या होता है? नाउन किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और नाउन की जगह पे अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन को यूज किया जाता है। एडजेक्टिव क्या करता है? एडजेक्टिव सिर्फ क्वालिफाई करेगा नाउन को, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या नाउन की जगह पे कोई और दूसरा वर्ड जो यूज किया जाएगा जो नाउन के प्लेस पे है। कहने का मतलब ये कि नाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। अगर नाउन के स्थान पर कोई जिरेंड आ गया, कोई प्रोनाउन आ गया, तो उसको भी वो क्वालिफाई करेगा। राइट। अब वही बात आती है वर्ब की और एडजेक्टिव की, इनको क्वालिफाई कौन करता है? देखिए, अगर हमें किसी की विशेषता बतानी है और वह विशेषता उसमें और अत्यधिक है, यानी कुछ अच्छे बच्चे हैं लेकिन कोई बहुत अच्छा बच्चा है, तो ये जो बहुत हमने शब्द यूज करा ये एडवर्ब है। इंग्लिश में हम इन्हें एडवर्ब कहते हैं। यानी एडवर्ब हमें क्वालिटीफाई करता है, यानी उसकी ज्यादा विशेषता बताता है एडजेक्टिव की या वर्ब की। अगर कोई क्रिया है, कोई सब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया की जा रही है, किस तरीके से की जा रही है, कहां पर की जा रही है, किसके द्वारा की जा रही है, कब की जा रही है, ये सारे सवालों के जो जवाब देता है वो एडवर्ब देता है। और एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करेगा, यानी एडवर्ब का जो काम है क्वालिफाई करने का, वो किस किस को करने का है? एडजेक्टिव को, राइट, वर्ब को और एडवर्ब को। यानी ये इन तीनों को क्वालिफाई करता है। देखिए, एडवर्ब जो है क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब थोड़ा आपको इसलिए भी प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पर एडवर्ब की प्रॉब्लम है या किस तरीके से एडवर्ब का करेक्ट यूज किया गया है या नहीं किया गया है। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि अगर ग्रामर में अगर मुझसे पूछा जाए क्या चैलेंजिंग होता है, तो मेरे लिए दो चीजें आपको बताऊंगा चैलेंजिंग। एक होता है प्रीपोजिशन, दूसरा होता है एडवर्ब। अगर आपको कमांड है एडवर्ब और प्रीपोजिशन पे तो आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंग्लिश ग्रामर में। तो वहीं अगर आप जब भी बात करोगे क्वालिफाई करने की, तो आप एडजेक्टिव की जब बात करोगे तो एडवर्ब का काम करेगा, वर्ब की बात करोगे तो एडवर्ब का काम करेगा, और खुद एडवर्ब को भी काम करेगा। तो ये कभी कभार हमें व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, इनका भी रिप्लाई करते हैं। राइट। व्हेन कोई चीज कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, कहाँ हुई। राइट। तो ये टाइम को भी बताएगा। राइट। व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर। राइट। यानी हाउ का मतलब होता है इन ऑर्डर टू, यानी किस तरीके से उस काम को करा गया। राइट। सो कुछ हमारे जो होते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, जैसे इन हो गया, इन के साथ कोई हो गया, टाइम के साथ कुछ हो गया, प्लेस के साथ कुछ प्रीपोजिशन आ गया। तो यानी मैं अगर ऐसे बात करूं, अगर मैं यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन लिख दूं, प्रीपोजिशन, और उसके साथ यहाँ पर मैं व्हेन, कोई प्लेस के बारे में जानकारी हो रही हो, या फिर टाइम के बारे में बात हो रही हो, प्लेस के बारे में बात हो रही हो, मैनर के बारे में बात हो रही हो, किस तरीके से ये किया गया है, राइट, रीजन के बारे में बात हो रही हो, क्यों किया गया। तो ये सारे जो होते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ प्लेस हो सकता है, टाइम हो सकता है, मैनर हो सकता है, रीजन हो सकता है, और ये हमारे एडवर्बियल फ्रेज में हम इनको काउंट करते हैं क्योंकि ये हमें टाइम, प्लेस, मैनर और रीजन का आंसर करते हैं। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं, इनको आपको याद रखना है। मेनली आपको याद रखना है कि एडवर्ब का काम होता है क्वालिफाई करने का, जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा और एडवर्ब को क्वालिफाई करेगा। अब इसके साथ हम जो शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चंस को डील करते हैं वन बाय वन। सो आज के लेक्चर में हम 21 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, यानी जो हमारे टोटल 21 क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे
और साथ में हर क्वेश्चन का डिटेल एनालिसिस करेंगे, यानी किस क्वेश्चन में एरर है, अगर एरर है तो क्यों है। सबसे पहली अप्रोच हमें मान के चलना होता है कि क्वेश्चन जैसे दिया गया है वो ठीक दिया गया है। तो क्या होता है कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं कि जो क्वेश्चंस में एरर नहीं होती है फिर भी हम उसमें एरर निकालते हैं। तो जब भी आप अपने आप को पॉइंट करो, स्टिक मतलब पूछो आप अपने आप से कि अगर इसमें एरर है तो क्यों है, राइट। और सबसे पहले जो काम आपको अभी करना है, अपनी नोटबुक निकालिए, उसमें 1 से लेके 25 तक, 1 से लेके 21 तक नंबरिंग करिए, हर एक के आगे ऑप्शंस लिख दीजिए, आपके जो जो ऑप्शंस होते हैं, जो आपका करेक्ट होगा उसको टिक करिए, जो गलत होगा उसको क्रॉस करिए, और लास्ट में अपना टोटल लिखिए, क्योंकि क्लास के एंड में जब हम क्लास को समाप्त करेंगे लास्ट में, तो वहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर आपके कितने सही हैं तो आप कौन सी कैटेगरी में हो, क्या करने की आपको और ज़रूरत है अलग से, राइट। सो 21 क्वेश्चंस, हर एक का डिटेल एनालिसिस होगा, और उसके बाद हम एक एक करके आप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में आपको कुछ टिप्स बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से, इसको अच्छे से रीड करिए और समझिए। These days, job opportunities are not as better as they used to be in early 70s। देखिए, जब भी आप कंपैरेटिव की बात करो तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, आप इसको देख लीजिए। ये हमने आकर याद हो तो आपको हमने डिस्कस करता है एडजेक्टिव में भी, वहाँ भी इसका यूज़ है, यहाँ भी इसका यूज़ है, दोनों को मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आप बात करो कंपैरिजन की, तो एक तरीका होता है कंपैरेटिव डिग्री के साथ, जैसे बेटर देन, फास्टर, जैसे होता है ER लगा देते हैं, बेटर, फास्टर, स्लोअर। तो जो लास्ट में ER लगा देते हैं ना, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है, और इसके साथ हम देन यूज कर लेते हैं। देन किसके साथ कंपेयर करा, और देन के बाद हम वो वर्ड यूज रखेंगे, वो वर्ड को प्लेस करेंगे जिसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरेटिव डिग्री में आपको पता है हम ER का यूज करते हैं और साथ में देन का उपयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री ही यूज नहीं करनी है, अभी हमने टॉपिक पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कंपैरिजन, वहां पर भी इस चीज को समझिएगा। अगर हम आपको कंपेयर करना है लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना है, तब आप एज के साथ यूज कर सकते हो, एज, और इसके बीच में एडजेक्टिव डाल सकते हो। एडजेक्टिव क्या, एज गुड एज लाइक एज फास्ट एज स्लो एज। तो यानी बिल्कुल आप कंपेयर कर रहे हो कि ऐसा और ऐसा बिल्कुल समाप्त, इक्वलिटी की बात कर रहे हो, तो जब हम एज की बात करते हैं, तो जब हम इसके अंदर कोई भी एडजेक्टिव को प्लेस करते हैं, तो ये जो एडजेक्टिव होता है ये पॉजिटिव होता है, यानी इसमें कोई कंपैरेटिव वाला ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कंपैरेटिव फॉर्म वाला एडजेक्टिव नहीं होगा। जैसे गुड हो गया एग्जांपल के तौर पे, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये एक पॉजिटिव डिग्री है, ये नॉर्मल कंपैरिजन है, पॉजिटिव ये जनरल क्वालिटी के लिए हम पॉजिटिव डिग्री को बताते हैं। वहीं कंपैरिजन करना हो तो हम बेटर बताएंगे, और हमें बताना हो पूरे ग्रुप के अंदर मोर देन 3 की बात करें तो हम सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ डिग्री यूज करते हैं, यानी बेस्ट, EST, द बेस्ट पर्सन, इस तरीके से। तो यहाँ पर लेकिन पॉजिटिव डिग्री आएगा, तो यहाँ पर आप क्या यूज करोगे, पॉजिटिव डिग्री। अब क्वेश्चन को दोबारा देखिए। These days job opportunities are not as good, अब देखिए not as better as लिखा है, तो यहाँ पर better नहीं होगा, यहाँ पर आएगा good, are not as good as they used to be in the early 70s। यानी जैसी आज अपॉर्चुनिटीज हैं वो इतनी अच्छी नहीं है जो हुआ करती थी 1970s में। तो पहले पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। तो क्या इसमें आ जाएगा, as good as। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। John is working very hardly as the examination are fast approaching। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है हार्ड और हार्डली का। अब हार्ड और हार्डली के ऊपर एग्जाम जो है, SSC का जो एग्जाम है आपका, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड करता है हार्ड और हार्डली पे, दोनों को समझ लीजिए। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, कोई काम आपने मुश्किल से किया हो या कुछ चीज़ आपने मुश्किल से अचीव की हो, ना के बराबर, बिल्कुल मतलब रेयरली वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ये तीनों वर्ड सेम होते हैं। लेकिन हार्ड का मतलब होता है अगर कोई आप काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, तो इसका मतलब आप मेहनत से कर रहे हो, काफ़ी लगन से कर रहे हो, राइट। तो मेहनत अगर आपको बात करनी है, कहीं आपको बताना है कि कोई काम मेहनत से किया गया है, तो वहाँ पर हार्ड यूज़ करा जाएगा, ना कि हार्डली। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ एरर है वो ये है कि यहाँ पर बोला है कि क्वेश्चन का सेंस ये निकल के आ रहा है कि जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं, अप्रोचिंग का मतलब है पास आना है,
तो जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहे हैं, जॉन अपनी मेहनत और कर रहा है, यानी मेहनत से पढ़ रहा है। जॉन इज वर्किंग वेरी हार्ड, नॉट हार्डली। तो यहाँ पर जो एरर होगा, यहाँ पर आ जाएगा हार्ड का, फर्स्ट पार्ट में एरर, इसको आप करेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर वर्किंग हार्ड आएगा, वर्किंग वेरी हार्ड, नॉट हार्डली। आगे बढ़ते हैं। अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वॉज रियल गुड। अब देखिए, अब बता रहे हैं कि कोई पार्ट है ट्रेनिंग का जो वो ऑफर कर रहे हैं, यानी किसी और के द्वारा ऑफर किया जा रहा है। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप कहीं ट्रेनिंग के लिए गए, आपका सिलेक्शन होता है, आप ट्रेनिंग के लिए जाते हो, लेकिन ट्रेनिंग का कोई पार्ट आपको अच्छा लगा, तो ये ट्रेनिंग संस्था के द्वारा, किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको ऑफर की जा रही है, और आप बता रहे हो कि ये ट्रेनिंग का जो पार्ट है ना, ये अच्छा पार्ट है। लेकिन जब आप पूरी ऑल ओवर ट्रेनिंग में कंपेयर करके बता रहे हो कि नहीं, वो बहुत अच्छा पार्ट था, वो सबसे अच्छा पार्ट था, तो यहाँ पर जो गुड है ना, गुड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, राइट, ये एक एडजेक्टिव है। अब जैसे मान लीजिए रियल, समझ लीजिए रियल क्या होता है, रियल स्टोरी, बेस्ड ऑन रियल स्टोरी लिखा रहता है ना, दिस मूवी इज बेस्ड ऑन रियल स्टोरी, या दिस सीरियल बेस्ड ऑन रियल स्टोरी। तो ये जो रियल होता है ना, ये भी एक एडजेक्टिव है। कैसे? ये वास्तविक बता रहा है, जैसे ये जो कहानी है ये वास्तविक है, ये कोई झूठी कहानी नहीं है, ये असत्य नहीं है, ये वास्तविक है। तो एडजेक्टिव है, क्योंकि रियल स्टोरी को इसको क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन क्या हमें यहाँ पर रियल की ज़रूरत है? क्योंकि हमें यहाँ पर गुड को क्वालिफाई करना है, हमें बताना है कि जो ट्रेनिंग का पार्ट है वो और अच्छा है, रियली गुड, अच्छा था वो, हमें इस तरीके से बताना है। तो यहाँ पर रियल नहीं होगा, यहाँ पर होगा रियली गुड, राइट। तो थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, रियल की जगह रियली कर देंगे। और रियली जो होता है ना, ये एडवर्ब होता है। और कॉन्सेप्ट क्या लगा कि जो एडवर्ब है उसने किसको क्वालिफाई करा, एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव क्या था, गुड। और रियल क्या होता है, रियल एक एडजेक्टिव होगा। एक और पहचान होती है, ये मतलब हम कॉमनली जब बच्चे तैयारी करते हैं तो उनको बता देते हैं ट्रिक में, लास्ट में एल वाई जिसके पीछे लगा होगा वो एडजेक्टिव, वो एडवर्ब होता है, जैसे ब्यूटीफुली, राइट। तो लास्ट में अगर आप एल वाई देखेंगे तो वो एडजेक्टिव होता है, आमतौर पर वो एडजेक्टिव होता है। लेकिन हमें ये सब टेक्निक्स में नहीं पढ़ना है, बस ये आपको बस पता होना चाहिए, ताकि ये आपका काम थोड़ा ईजी कर देगा। लेकिन आपका फोकस होना चाहिए कि आप उस वर्ड को देखो, वो कहाँ पर प्लेस किया गया है और किस तरीके से प्लेस किया गया है, क्या उसका वहां पर यूज है। आगे बढ़ते हैं। दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली 5 years ago। देखिए, अब कोई घटना है, वो बता रहा है कि यह घटना बिल्कुल 5 साल पहले हुई थी। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिए जस्ट और एग्जैक्टली को, यहां पर जो जस्ट और एग्जैक्टली है ना, ये सुपर फ्लॉज कर रहे हैं। सुपर फ्लॉज का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। सुपर फ्लॉज का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए दो वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन आपने दोनों को एक साथ प्लेस कर दिया उस बात पे ज्यादा जोर डालने के लिए। तो आप तो बोल रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली, ये पहले जैसे हिंदी में लिखते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली ये हुआ था, तो बिल्कुल और एग्जैक्टली दोनों तो मतलब सेम दे रहे हैं, लेकिन आप उस पर क्या कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो, उस पर स्ट्रेस डाल रहे हो कि हाँ बिल्कुल मैं इस बात को स्ट्रेस डाल के बताना चाहता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे ग्रामर में एक एरर आ जाती है, जैसे हम बोलते हैं सुपर फ्लॉज, जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देखिए, ग्रामर आपकी भावनाओं से नहीं चलेगी, उसके जो रूल्स हैं, जिस तरीके से उसमें वर्ड को यूज़ किया गया वैसे ही आपको यूज़ करना है। तो या तो आप यहाँ पर जस्ट यूज़ कर लीजिए, दिस हैपेंड जस्ट 5 year ago, या फिर आप एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं, जस्ट ये एग्जैक्टली 5 year ago। तो दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर दोनों यूज़ नहीं होगा। यूज़ आइदर जस्ट, या तो आप जस्ट यूज़ कर लीजिए या एग्जैक्टली कर लीजिए, दो पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर स्लैश डाल के आप कोई एक यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नाउ द ओल्ड मैन felled some of the trees in the garden with hardly no effort at all। अब जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। द ओल्ड मैन felled, राइट, some of the trees in the garden with hardly no effort। अब जरा ध्यान से देखिए इस वर्ड को, with hardly no effort। अब मैं ये बात लिखता हूं with no effort, with no effort, राइट, जरा ध्यान से देखिए, एफर्ट एट ऑल, या फिर विद हार्डली
any effort at all। क्या ये दोनों बातें सेम हैं? बिल्कुल सेम है। यहां पर भी सुपर फ्लॉ, ये जो है ना, ये भी सुपर फ्लॉस की गलती है। हार्डली मतलब ना के बराबर, और नो एफर्ट मतलब नहीं एफर्ट। तो हार्डली ना अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, याद रख लीजिए। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होते हैं। और इंग्लिश ग्रामर का रूल है डबल नेगेटिव्स नॉट अलाउ, दो नेगेटिव्स एक साथ नहीं आ सकते। और नो एफर्ट भी जो है वो भी क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि नो आ गया। तो जरा ध्यान से देखिए, हार्डली भी नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, मुश्किल से नहीं एक एफर्ट लगाया, तो यानी सारी चीजें आसान थी, राइट। तो यहाँ सेंटेंस अगर आप डबल नेगेटिव यूज कर देते हैं, नहीं नहीं को काट देगा तो वो फिर पॉजिटिव चला जाएगा। अगर आपको नेगेटिव बताना है तो आपको एक ही नेगेटिव यूज होगा, डबल नेगेटिव्स नहीं होगा। या तो आप यूज कर सकते हैं विद नो एफर्ट एट ऑल, या फिर विद हार्डली एनी एफर्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो विद नो एफर्ट एट ऑल या विद हार्डली एनी एफर्ट, थर्ड पार्ट में आप इसको करेक्ट करेंगे, यहां से आपका सेंटेंस ठीक बनेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। His son is working very hardly, सेम कॉन्सेप्ट हार्डली और हार्ड का, हार्डली और हार्ड। देखिए हार्डली मैंने आपको बताया था मुश्किल से या ना के बराबर यूज होता है, तो ये एक नेगेटिव वर्ड के तौर कैटेगरी में जाएगा, नेगेटिव वर्ड की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि जनरली ये ना के बराबर हम यूज करते हैं कि ना के बराबर कुछ काम हुआ, ना के बराबर मेहनत करी, ना के बराबर कुछ किया, तो ये एक नेगेटिव वर्ड की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर हम बात करें हार्ड, हार्ड का मतलब होता है या तो कठोर होगा, या वर्क के साथ लगा होगा, तो वो मेहनत होगा, मेहनत से काम किया, या बहुत मेहनत से काम करता है, राइट। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्डली, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उसका बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, राइट, बहुत मेहनत से काम कर रहा है। तो या जाहिर सी बात है यहाँ पर हार्डली तो नहीं आएगा, क्योंकि हमें यहाँ मेहनत बताना है। तो थर्ड पार्ट में जो है हमारी एरर रहेगी, तो यहाँ पर हार्डली की जगह क्या होगा, हार्ड होगा। हिज सन इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो सिक्स क्वेश्चन में आप करेक्ट करेंगे, हार्डली की जगह आप क्या यूज करेंगे, हार्ड यूज करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। आई होप यहां तक आपके क्वेश्चंस जो है सारे सही बन रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, थैंक यू, आई एम फाइन कंप्लीटली, नो एरर। देखिए थैंक यू, अगर जैसे किसी ने पूछा हाउ आर यू, तो आपने उससे क्वेश्चन करा, आपने उसको बताया बिल्कुल मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग, आई एम फाइन कंप्लीटली, मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ। तो थैंक यू इसमें इसलिए बोल दिया क्योंकि आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप उसको बता रहे हो कि जो आपने उससे क्वेश्चन पूछा उसके लिए, कि आपने चिंता करी, आपने हमारी हेल्थ के बारे में पूछा। उसके बाद आगे की जो आप बात करो, आई एम फाइन कंप्लीटली, इसका मतलब यह है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ। तो इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, ये पूरी तरीके से क्वेश्चन सही है। सो वंडरफुल, आपने अभी तक अच्छे से 7 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है नो एरर, तो ये इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, दे एग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। अब बताया जा रहा है कि वो एग्री हुए किस बात पे, एग्री किस बात पे हुए, दे एग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज, यानी वो एग्री हुए डैमेज को रिपेयर करने के लिए, दे एग्रीड टू रिपेयर द डैमेज फ्रीली ऑफ चार्ज। यानी अब जरा ध्यान से देखिए, दे एग्रीड किसके लिए, टू रिपेयर द डैमेज, फ्रीली ऑफ चार्ज नहीं होता है, अगर आपने ये देखा होगा फ्री ऑफ चार्ज होता है, यानी बिना किसी चार्ज किए, बिना किसी पैसे के, फ्री ऑफ चार्ज, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर क्या लिखेंगे आप, फ्री ऑफ चार्ज। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली, नो एरर। अब बात करी गई है क्वेश्चन नंबर 9 की, बाय नून मतलब दोपहर तक जो फॉग है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा, द फॉग क्लियर्ड। अब ये जो क्लियर्ड वर्ब है ना, इसके लिए हमने कंप्लीटली एक एडवर्ब लगा दिया। कहने का मतलब ये है
कि दोपहर तक, आपने देखा होगा सर्दियों में भी ऐसा होता है अक्सर कि दोपहर में सुबह आप उठे तो आपने देखा फॉग, कोहरा, धुंध है चारों तरफ, तो दोपहर तक जैसे जैसे सूरज आता है, चढ़ता है, मतलब दिन आता है, तो वो जो फॉग है वो क्लियर हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो क्लियर होने वाला जो वर्ब है, इसके लिए बोला कि फॉग क्लियर्ड हो गया था कंप्लीटली। तो ये जो कंप्लीटली है, ये क्लियर्ड वर्ब को जो है क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन इट। नाउ वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, he works hardly to make both ends meet। देखिए, to make both ends meet का मतलब क्या होता है, इसको जरा समझिए। both ends meet, इसका मतलब होता है कि अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, राइट, वो बहुत मेहनत कर रहा है, जैसा उसे चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहा है। सो इसीलिए हमने यहाँ पर बोला ही वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो यहाँ पर वर्क मेहनत से कर रहा है ना, तो ना के बराबर नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हार्ड आएगा, एरर। तो यहाँ पर हार्डली की जगह क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली, नो एरर। देखिए, ये कहावत है कि पुरानी आदतें मुश्किल से जाती है, तो ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली होगा या फिर डाई हार्ड होगा, ये अब आपको बताना है, राइट। सो यहां पर है मुश्किल से जाती है, ये राइट। तो अब बताइए, यहां पर जो एडवर्ब जो यूज होगा ना, वो हार्डली यूज नहीं होगा, राइट। क्योंकि देखिए यहां पर भी हम कहने का मतलब यही है कि मुश्किल से जाती है, तो यहां पर डाई हार्ड होता है, डाई हार्ड, थर्ड पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 12, Padmini had not rarely missed a dance performance or festival since she was 8 years old। तो बताया जा रहा है जो पद्मिनी है, जब से वो 8 साल की थी, 8 साल के बाद से, जब वो 8 साल की हो गई थी, उसके बाद से उन्होंने ना के बराबर या फिर बिल्कुल जो है डांस परफॉर्मेंस और कोई फेस्टिवल है वो मिस नहीं करा। हैड नॉट और रेयरली, देख लीजिए ध्यान से, या तो यहां पर होना चाहिए हैड नॉट मिस्ड, हैड नॉट, हैज नॉट, जो भी होगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। कहने का मतलब है कि नॉट और रेयरली साथ में नहीं आएगा, क्योंकि रेयरली मैंने आपको बताया ये एक नेगेटिव वर्ड है, राइट। या फिर होगा पद्मिनी रेयरली मिस्ड होगा, पद्मिनी हैड रेयरली मिस्ड, हैड रेयरली मिस्ड होगा, दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि कहने का मतलब ये है कि वो ना के बराबर वो उन्होंने डांस परफॉर्मेंस और फेस्टिवल मिस किया, राइट। सो इस तरीके से आपको देखना है, यहाँ पर दो नेगेटिव वर्ड्स थे, दोनों नेगेटिव वर्ड्स को एक साथ नहीं रखना है, एलिमिनेट करना है, कोई एक ही वर्ड जो है अप्रोप्रिएट होगा, राइट। सो यहाँ पर या फिर यहाँ आप लिखो हैड रेयरली, या फिर आप रेयरली को बताओ हैड नॉट मिस्ड होगा, राइट। सो हैड एज रेयरली होगा, नॉट आप हटा देंगे। पहले पार्ट की एरर है उसको ठीक करेंगे। ही स्टडीड सो हार्डली ही वॉज श्योर फॉर पासिंग। अब बोला जा रहा है कि उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की थी और वह श्योर था कि वह पास हो जाएगा, श्योर ऑफ पासिंग, यानी पास के लिए वो श्योर था कि वह पास हो जाएगा। सो ही स्टडीड, अब उसने कैसे पढ़ा, इस बात पे ध्यान दीजिए, उसने कैसे पढ़ा, उसने मेहनत से पढ़ाई की। ही स्टडीड सो हार्डली, तो यहाँ पर सो हार्डली नहीं होगा, ही स्टडीड सो हार्ड, मेहनत से पढ़ा, ही स्टडीड सो हार्ड, राइट। सेकेंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, सो हार्ड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, वी नीड टू सराउंड अवरसेल्व्स विथ केयरिंग पीपल, particularly loved ones who bring hope and support to our hearts and minds and with whom we can communicate। अब जरा इसमें देखिए, we need to surround ourselves, अगर हमें किसके अपने राइट किससे सराउंड करना चाहिए, विथ केयरिंग पीपल। अब वो केयरिंग पीपल कैसे हैं, इस वर्ड को देखिए, पर्टिकुलर, यहाँ पर जो ये वर्ड है ना पर्टिकुलर, ये गलत है। वी नीड टू सराउंड आवरसेल्व्स विद केयरिंग पीपल, पर्टिकुलरली कैसे लोगों से, पर्टिकुलरली लव्ड वंस, जो हमारे प्रिय हैं, जो उम्मीद लेके आते हैं, जो सपोर्ट करते हैं, राइट, अपने हमारे हार्ट को, माइंड को, और जिनसे हम बातचीत कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ हमने अपने आप को सराउंड करना है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही लोगों को हमें अपने आसपास रखना है जो हमें होप बनाएं, जो हम पे भरोसा रखें, जो हमें मोटिवेट करें कि
हम ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं, हम अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो सेकंड पार्ट में एरर है, पर्टिकुलर की जगह क्या वर्ड आएगा, पर्टिकुलरली इज द राइट वर्ड। तो इस सेकंड पार्ट को आप ठीक करके चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एज एन आर्टिस्ट राजू इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन रमेश। अब जरा ध्यान से देखिए, बोला गया कि एज एन आर्टिस्ट, अगर हम आर्टिस्ट के तौर पर बात करें कि राजू जो है गुड है, अगर वो उससे बेटर नहीं है रमेश से, तो उसके बराबर पे है। समझ रहे हो? क्लास में आपकी तुलना होती है कि अरे वो उससे इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन उसके बराबर है। अगर उसके 80 नंबर आ रहे हैं तो उसके भी 80 ही आ रहे हैं। माना कि वो उससे इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन उससे वो कोई कम भी नहीं है। ये वही बात है। तो यहाँ पर आप कंपैरेटिव कर रहे हो, तो जब आपको बताया था कंपैरेटिव करोगे तो एज के साथ करोगे तो पॉजिटिव डिग्री, एज गुड एज, राइट, बिल्कुल, एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन रमेश। यहाँ पर दो बातें होगी, एज एन आर्टिस्ट राजू इज एड गुड एज एज गुड एज रमेश इफ नॉट बेटर देन, राइट। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है। सेकंड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, एज गुड एज, यहाँ पर एज लगा देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, the scientists could not hardly complete all the experiments. Again, hardly. तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने मुश्किल से ही अपना एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए थे, या फिर आप बात करें नहीं कर पाए थे। तो दो, हार्डली अगेन आपका एक नेगेटिव वर्ड है, हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है, और कुड नॉट ये अगेन एक नेगेटिव हो गया। तो या फिर कुड नॉट कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट लिखोगे, द साइंटिस्ट हार्डली कुड हार्डली कंप्लीट ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। तो दोनों में से आपको एक यूज करना है, दोनों आप एक साथ यूज नहीं कर सकते, सुपरफ्लॉज हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो कुड हार्डली यूज करेंगे, यहां से नॉट को आप क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। तो वो बोल रहा है कि मैंने इंसिस्ट किया, आई इंसिस्टेड, इंसिस्टेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, फोर्सफुली किसी चीज को बोलना। आई इंसिस्टेड ऑन हिज गोइंग, देखिए ये गोइंग, अब आप कंफ्यूज करोगे कि सर ये गोइंग तो वर्ब है, गोइंग यहाँ पर ना जिरेंड है, उसके जाने के लिए मैंने उसको इंसिस्ट किया। और हिज क्या है, पॉजेसिव डिटरमिनर, पॉजेसिव डिटरमिनर, पॉजेसिव डिटरमिनर। और गोइंग मेरा क्या हो गया, गोइंग मेरा नाउन हो गया, और ये नाउन क्या है, जिरेंड। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमने नॉन फाइनाइट वर्ब्स में पढ़ा है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर हमने जिरेंड को पढ़ा, पार्टिसिपल्स को पढ़ा, नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पढ़ा। तो आप इस कॉन्सेप्ट को वहां भी अच्छे से सीख सकते हो। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, ये दो तरीके से काम करती है। एक तो जिरेंड की तरह काम करेगी, जिरेंड की तरह काम करेगी तो यानी ये नाउन है। अगर ये जिरेंड की तरह काम नहीं कर रही है तो ये किसकी तरह काम करेगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगी, राइट। लेकिन अगर आप बोलोगे सर हमने तो सुना है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है मेन वर्ब होती है, ये जब बिल्कुल ये मेन वर्ब तब होगी जब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा। देखिए, हेल्पिंग वर्ब होगी तभी ये मेन वर्ब होगी, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका ये जो रोल है ये या तो जेरंड होगा या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, जहां भी इसको यूज किया जा रहा है, राइट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, आई इंसिस्टेड, प्रीपोजिशन हो गया, उसका नाउन हो गया गोइंग, हिज गोइंग देयर इमीडिएटली। तो इमीडिएटली का मतलब है कि तुरंत, तत्काल प्रभाव से मैंने उसको जाने के लिए इंसिस्ट किया। तो क्या इसमें कोई एरर है, नहीं, इसमें कोई एरर नहीं, ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। सो देयर इज नो एरर इन इट, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएटली का मतलब है तत्काल प्रभाव से। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करते हो या आप कोई काम तुरंत करते हो, ये जो तुरंत होता है या फिर हम उसको बोलते हैं तत्काल प्रभाव से, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज होता है वो होता है इमीडिएटली, विद नो टाइम। इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं विद नो टाइम। नाउ द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज मच एक्साइटिंग। देखिए, अब बात हो रही है हॉकी मैच की, किसके बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, एक्साइटिंग के लेकर कि एक्साइटिंग था या नहीं था। तो काफ़ी एक्साइटिंग था। जब भी आपको पता है, जब इन दोनों का चाहे क्रिकेट का मैच हो, हॉकी का मैच हो, या कोई भी और प्रतियोगिता हो, किसी और जो राइट प्रतियोगिता में ये दोनों आमने सामने होते हैं, राइट, तो जाहिर सी बात है एक्साइटमेंट तो होती ही है। अब ये देखना है कि एक्साइटमेंट के साथ जो ये वर्ड लगा हुआ है मच, क्या ये सही वर्ड लगा हुआ है। देखिए, मच और वेरी, इनमें आपको डिफरेंस करना है। तो जो एक्साइटिंग है ना, मच एक्साइटिंग या वेरी एक्साइटिंग, तो यहाँ पर जो एक्साइटिंग के साथ यूज हो जाता है वो होता है वेरी, इट इज़ वेरी एक्साइटिंग।
राइट, जो सही वर्ड यूज होता है वेरी एक्साइटिंग, मच नहीं होगा। मच जो होता है ना आपका, मच, मच जनरली नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंस, राइट। तो यहाँ पर ये जो है पॉजिटिव सेंस की बात हो रही है कि काफी एक्साइटिंग होता है। तो मच अगर आप कहीं भी यूज करोगे तो वो एक नेगेटिव सेंस के तौर पे यूज किया जाएगा, राइट। अगर आपको कहीं पॉजिटिव सेंस में बात करनी है तो पॉजिटिव सेंस के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, वेरी। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, राइट। तो थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे। द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। हिज फादर वुड रेदर डाई देन टू बैग फ्रॉम डोर टू डोर, राइट। अब देखिए उसने बोला हिज फादर वुड रेदर डाई, वह मरना पसंद करेंगे बजाय उसके जो डोर टू डोर भीख मांगना। बैग का मतलब होता है, बैग का मतलब होता है भीख मांगना, राइट। भीख होता है बैग का मतलब, बैगिंग मतलब। अब कहने का मतलब ये है कि वो बोला जा रहा है कि उसके फादर जो है रेदर डाई, देखिए या फिर यहाँ तो होता है रेदर टू डाई देन टू बैग, तो जाहिर सी बात है वुड रेदर के बाद डाई आ गया, तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ होगा बैग फ्रॉम डोर टू डोर, क्योंकि आप देन के साथ सिमिलर चीज़ों को कनेक्ट करते हो, देन और एक एंड। यहाँ नाउन है तो यहाँ भी नाउन होगा, यहाँ अगर आपका एडजेक्टिव है तो यहाँ भी एडजेक्टिव ही होगा, यहाँ वर्ब है तो यहाँ भी वर्ब होगा, यहाँ एडवर्ब है तो यहाँ भी एडवर्ब होगा। तो ये जो सिमिलर होता है ना, नाउन अपने सिमिलर चीज़ों को ही कनेक्ट करता है। ये जो आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं यही आपके ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को आपको ध्यान में ही रख के चलना है। तो यहाँ पर आपको क्या करेक्ट करना है इसके अंदर, इसके अंदर करेक्शन ये करना है कि यहाँ पर टू नहीं आएगा, थर्ड पार्ट बैक फ्रॉम डोर टू डोर, आप इसको टू को काट देंगे, थर्ड पार्ट में एरर, इसको ठीक करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, दे कैन प्रॉमिस यू एन एक्सपीरियंस यू वॉन्ट नेवर फॉरगेट, राइट। अब देखिए यू वॉन्ट नेवर फॉरगेट, जो तुम नहीं भूल पाओगे, या तो होता वॉन्ट फॉरगेट नहीं भूल पाओगे, या होता यू नेवर फॉरगेट। तो अब यहाँ पर भी सुपर फ्लॉज हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, वॉन्ट नेवर, एक नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो ये एक नेगेटिव वर्ड है। मैं इसकी बात करूँ तो ये क्या है, एक नेवर क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। वहीं अगर मैं बात करूँ ये वुड नॉट है, वॉन्ट मतलब वुड नॉट, ये भी अपने आप में एक नेगेटिव है, तो डबल नेगेटिव इज नॉट अलाउ, दो नेगेटिव अलाउ नहीं है। तो अब इसको लिखने के तरीके, या तो ये होगा कि यू वॉन्ट फॉरगेट, नहीं भूल पाओगे, या फिर एक और तरीका हो सकता है यू वुड। देखिए वॉन्ट तभी आप लिख सकते हो जब आप वुड और नॉट को एक साथ लिख रहे हो, नहीं तो आप इसको पूरा लिखेंगे यू वुड नेवर फॉरगेट, राइट। सो ये इसके तरीका है इसको ठीक करने का, तो इस पे आप ध्यान दीजिए कि दो नेगेटिव एक साथ नहीं लिखे जाते, या तो यू वांट नेवर फॉरगेट या यू वुड फॉरगेट, राइट। तो थर्ड पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे, राइट। इस पार्ट को ठीक करेंगे, ये आप नहीं लिखेंगे, या तो इसकी जगह आप ये लिख लेंगे यू वांट फॉरगेट और यू वुड नेवर फॉरगेट, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा, आफ्टर टोलिंग वेरी हार्डली over a long period of time he found that he had met no profit at all आफ्टर टूलिंग, वो बोल रहा है कि आफ्टर टूलिंग वेरी हार्डली, अगेन वर्ड आ गया आपका हार्डली। तो मेनली हमारे जो अभी तक हमने जो अपना लेक्चर डिस्कस किया, जो 21 क्वेश्चंस डिस्कस करे, तो उसमें अगर आपने ध्यान से दिया हो, देखा हो, नोटिस किया हो, तो जो मेन फोकस जो हो रहा था वो हो रहा था हार्डली या हार्ड को लेकर। स्केर्सली हो गया, रेयरली हो गया, क्योंकि ऐसे वर्ड्स जो होते हैं वो एग्जामिनर बहुत पसंद करता है आपसे पूछना, क्योंकि वो यही मान के चलता है कि आपने गलत इंग्लिश सीखी है, तो अब वो टेस्ट करेगा कि आपकी इंग्लिश सही है या गलत है। एक तो डबल नेगेटिव्स नहीं आने दो, और यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स को ज़रूर हाईलाइट करते चलो, देखते चलो कि ये वर्ड्स का जो यूज़ है क्या वो अप्रोप्रिएट यूज़ है, क्या वो गलत तरीके से यूज़ तो नहीं हो रहा है, राइट। आफ्टर टोलिंग वेरी हार्डली, तो अगेन एरर है, यही हो जाएगा, आफ्टर टोलिंग वेरी हार्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी उसने बहुत मेहनत से जो टोलिंग करी और लंबे समय तक, और उसको क्या पता चलता है कि उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, ही हैड मेट नो प्रॉफिट एट ऑल, उसको कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। सो पहले पार्ट में एरर है, राइट, पहले पार्ट में एरर है, इसको आप ठीक करेंगे।
सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। यहाँ तक हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए और काफ़ी अच्छे अपने जो है रिस्पॉन्स भी आपके काफ़ी अच्छे रहे होंगे, मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ। अब बात आती है हमारे मैंने बताया था ना कि कैटेगरी की। अब देखिए हम कैटेगरी बनाते हैं इसके अंदर इस तरीके से, वो बच्चे जिनके पहले तो पूरे सही हैं, फिर वो जिनके 21 से लेके, यानी मतलब 21 को यहाँ पर काउंट नहीं करना है, यहाँ फिर आप ये लिख सकते हो 20 से लेके 17, हाँ इतना चलो हम मान के चलते हैं। और एक वो जिनके 17 से 14, और फिर उसके बाद वो जो 14 से बिल्कुल कम है, जिनके ये कम है। खैर ये वाली कैटेगरी मैं कभी रखता नहीं हूँ, बट फिर भी रख लेते हैं। कुछ हमारे ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिनके थोड़े से गड़बड़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक वाले बच्चों का कॉन्सेप्ट जो होता है, कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल क्लियर है, उनकी प्रैक्टिस अच्छी है, राइट। यहाँ तक वालों के साथ क्या है कि उनके कॉन्सेप्ट तो ठीक है, मतलब ये ठीक है, ये छोटा वाला टिक है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस में कमी है। यहाँ पर ये प्रैक्टिस में कमी है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी नहीं है इतना ठीक, ये मतलब इसमें भी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, और प्रैक्टिस तो ये कर ही नहीं रहे। इनसे तो उम्मीद ही मत करिए, इनका तो ना कॉन्सेप्ट ठीक है ना प्रैक्टिस ठीक है। क्या करना है अब आपको? सॉल्यूशन, अब देखिए हर चीज़, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। अब आप देखिए आपको क्या करना है। आपको करना ये है सिंपली, आपने अब एडवर्ब पढ़े। एडवर्ब से पहले आपने क्या क्या पढ़ लिया? आपने नाउन को पढ़ लिया, आर्टिकल्स भी पढ़ लिया आपने, प्रोनाउन पढ़ लिया आपने, एडजेक्टिव पढ़ लिया आपने, वर्ब पढ़ लिया, देन उसके बाद आपने एडवर्ब पढ़ा है। सबसे पहले एडवर्ब को ही पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए एडवर्ब क्या है, किस तरीके से यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, क्या इसके कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जो हमने ये क्वेश्चंस डिस्कस करे, इनको अच्छे से समझिए कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, क्या इसमें पूछा जा रहा है, क्या हम उसके रेस्पॉन्स कर रहे हैं। देन उसके बाद आता है, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए। उससे पहले भी आपको ये भी करना है, ये मैं इनके लिए बता रहा हूँ, इस वाली स्पेशल कैटेगरी के लिए। इनको तो बस प्रैक्टिस करनी है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ये आपका अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए जितना हो सकता है, और मॉक टेस्ट दीजिए। पहले तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से करिए, राइट। और रेगुलर पढ़िए, ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ा दूसरे दिन भूल गए। नहीं, इंग्लिश को लाइटली मत लीजिए, आपका सिलेक्शन रोक सकते हैं इंग्लिश, लेकिन हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो और काफ़ी अच्छे स्कोर से हो, तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियर करके चलो। फिर उसके बाद मॉक टेस्ट करो, PYQs भी हम आपके साथ डिस्कस कराएंगे और दिखाएंगे कि जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं वो एज इट इज़ एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, राइट। सो उससे क्या होगा कि जब हम PYQs की प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये अप टू डेट होगा, तब आपके जो नंबर हैं वो बिल्कुल बढ़िया होंगे, 95% से ऊपर आपकी एक्यूरेसी रहेगी, राइट। तो हमें हमें भी यही रखना है कि हमें एग्जाम में बीट करना है, राइट, हमें अच्छा परफॉर्म करना है। और अच्छा परफॉर्म तभी होगा जब आप प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से करेंगे, राइट। तो प्रैक्टिस करने के लिए 2-4 चीज़ें आप अच्छे से करिए। रेगुलर आप पढ़ाई करिए, जो आप पढ़ रहे हो उनको अच्छे से पढ़िए, उनको समझिए क्या पढ़ रहे हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, राइट, और क्या आपसे पूछा जाएगा। अब इसके साथ साथ जो आप एक काम और कर सकते हो वो ये कर सकते हो कि आप रीडिंग करिए थोड़ी सी, है ना। रीडिंग कर सकते हो आप, टेक्स्ट बुक की हो गई, राइट, कोई आर्टिकल हो गया, कोई न्यूज़पेपर की कटिंग हो गई, तो थोड़ा बहुत आप रीडिंग करने की हैबिट रखिए। जब तक आप रीडिंग करने की हैबिट नहीं रखोगे, तब तक जो स्कोर है, जो आपका इम्प्रूव आप करना चाहते हो, स्कोर में जो इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हो वो नहीं हो पाएगी। तो रीडिंग की आप प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा करेंगे। तो अब एडवर्ब हमने यहाँ तक एडवर्ब तक कवर कर लिया है। तो अगर हमने देखिए हमने आर्टिकल्स पढ़ लिए, हमने नाउन पढ़ लिया, हमने प्रोनाउन पढ़ लिया, हमने एडजेक्टिव पढ़ लिया, हमने वर्ब पढ़ लिया, एडवर्ब पढ़ लिया। फिर आता है प्रीपोजिशंस, फिर कंजंक्शंस, फिर इंटरजेक्शन, राइट। तो ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ये हो गए। फिर आपको हमें टेंस भी देखना है, नरेशन भी करना है, राइट, नरेशन भी करना है। फिर टेंस नरेशन के बाद आपको क्या बचा? वॉइस, वॉइस की भी हमें प्रैक्टिस करनी है, राइट। और भी इसमें कनेक्टर्स करके एक टॉपिक है, वो मैं प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों को कनेक्ट करके मैंने इसमें पढ़ा दिया है, ताकि आप समझ जाएं किस तरीके से हम इंग्लिश में डील करते हैं। तो और भी आगे टॉपिक्स आते रहेंगे, मॉडल्स आएगा, राइट, नॉन फाइनाइट वर्ब्स आएंगी,
नॉन फाइनाइट वर्ब जिनको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं ना, इन्फिनेटिव, इसमें क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, जिरेंड हो गया, पार्टिसिपल हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम आगे भी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो आपको क्या है, आपको सिर्फ फोकस करके पढ़ना है और अच्छे से मेहनत करके पढ़ना है, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। सो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। बाकी की जो आगे की चर्चा की जाएगी, आगे के क्वेश्चंस करे जाएंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।